शायद अब वो भी मुझ तक नहीं पहुंच सकता था। मैंने दिल में प्रोग्राम बनाया कि सिद्धा को बड़ौदा जेल के जेलर से इंतकाम लेने पर उकसाया जाए। यूं उसकी रहनुमाई में इन दुश्वार गुजार खतरनाक जंगलों को पार करूं और फिर अहमदाबाद अपने एजेंट के पास जाने के जतन करूं। सिद्धा उस वक्त सख्त इंतकामी हालत में थी। उसे आम बेजरर मर्द जहर लगने लगे थे और अपने दुश्मन मर्द को तो वो कच्चा चबाने पर तैयार थी। चुनाचे जब मैंने उसे उदास लहजे में कहा, सिद्धा, जब कभी ये ख्याल आता है कि जिन जालिम मर्दों ने तुम्हारी यानी मेरी इज्जत लूटी है वो अभी तक जिंदा हैं, तो मेरा खून खौल उठता है। जी चाहता है अभी जाकर उन्हें मौत के घाट उतार दूं। इस पर सिद्धा का चेहरा आग भभूका हो गया। इंडियन फौजियों की छीनी हुई राइफलें उसके करीब ही पड़ी थी। उसने एक राइफल उठाकर अपने सीने से लगा ली और गुर्राई, रघु, ये काम तुम नहीं, मैं करूंगी। मैं पहले ही अपनी इज्जत के डाकुओं को कत्ल करने की सौगंध खा चुकी हूँ। तुमने मुझे मेरी सौगंध याद दिला दी। हाँ, मैं कल ही अपने इंतकामी खूनी सफर पर रवाना हो जाऊंगी। मैंने जल्दी से कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो बोली, क्यों नहीं, तुम भी मेरे साथ चलोगे। फिर सिद्धा ने उठकर उसी वक्त ऐलान कर दिया कि वो दूसरे रोज एक खूनी मुहिम पर रवाना हो रही है। उसने कहा कि उसके साथ सिर्फ 4 साथी जाएंगे। इन 4 साथियों में एक मैं, दूसरा भगवा और दूसरे उसके 2 निडर और जाननिसार साथी भी थे। मैं बड़ा खुश हुआ कि मेरा वार कारगर साबित हुआ है। मैंने सिद्धा को सबसे पहले अहमदाबाद चलने की तरगीब दी, क्योंकि एक बार उसने मुझे बताया था कि अहमदाबाद के एक पुलिस अफसर ने भी उसकी इज्जत पर हमला किया था। सिद्धा बोली, अहमदाबाद के थानेदार की भी गर्दन उड़ाऊंगी, मगर पहले मुझे बड़ौदा जेल के जेलर काटीकर से अपनी इज्जत का बदला लेना है। दूसरे रोज हम चारों घोड़ों पर सवार होकर बड़ौदा की तरफ रवाना हो गए। बड़ौदा वहां से बहुत दूर था, मगर सिद्धा और उसका डाकू शागिर्द खास भगवा हमारी रहनुमाई के लिए काफी थे। हम एक दूसरे रास्ते से वापस जा रहे थे। 3 रोज तक हम जंगलों और पहाड़ियों में सफर करते रहे। दिन को सफर जारी रखते और रात को किसी जगह ठिकाना बनाकर सो जाते। सिद्धा ने अपनी पटारी में से एक ऐसा स्याह बालिश्त भर का सांप निकालकर अपनी कलाई में लपेट लिया था, जिसके छोटे छोटे आगे से मुड़े हुए दांत मुंह से बाहर निकले हुए थे। शायद सिद्धा को सांप का नशा हो गया था। वो अब सांप को दूध पिलाए बगैर जिंदा नहीं रह सकती थी। मुझे तो ऐसा लगता था कि वो अब सांप से खुद को डसवाती भी है। अगरचे सिद्धा ने मेरे सामने इसका कभी जिक्र नहीं किया था, लेकिन उसकी आंखें अब हर वक्त नशे में डूबी रहने लगी थी। हमने कई बार दरिया उबूर किए, जंगल की कई बस्तियों के करीब से गुजरे। मेरे लिए ये इलाका बिल्कुल नया था। मैं इस तरफ पहले कभी नहीं आया था। हम महाराष्ट्र की सरहदों को छोड़कर बड़ौदा की जानिब चले आए थे। जब बड़ौदा को जाने वाली सड़क कुछ दूर रह गई तो सिद्धा घोड़े से उतर पड़ी। हम भी नीचे उतर आए। सिद्धा ने भगवा डाकू को पास बुलाकर कुछ मशवरा दिया। भगवा ने झुककर सिद्धा की ताजीम की और चारों घोड़ों की बागें थामकर उन्हें पैदल चलाता दूर एक गांव की तरफ चल पड़ा। सिद्धा मेरे पास आ गई। दूसरे 2 डाकू जरा परे दरख्त की छांव में बैठे बीड़ियां पी रहे थे। मैंने सिद्धा से पूछा कि उसने भगवा को कहां भेजा है। सिद्धा ने कहा, रघु, हम अपने दुश्मन के शहर के करीब पहुंच गए हैं। आगे हमें लारी में सफर करना होगा। घोड़े यहाँ काम नहीं देते और फिर हमें भेस भी तो बदलना होगा। मेरे लिए तो यहाँ पुलिस ने नकद इनाम का ऐलान कर रखा है। मैं चुप हो गया। भेस बदलने में मेरा भी फायदा था। मैंने यही सोचा था कि बड़ौदा से सिद्धा के साथ नहीं जाऊंगा और उसके दुश्मन से इंतकाम लेने के बाद सिद्धा को चुपके से छोड़कर बड़ौदा से अहमदाबाद निकल जाऊंगा। थोड़ी देर बाद भगवा डाकू वापस आ गया। उसने सिद्धा से कहा, नागन माता, पुजारी देश पांडे जी आपके स्वागत के लिए बेताब हैं। सिद्धा ने मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुराकर कहा, रघु, तुम पुजारी देश पांडे से मिलकर खुश हो गए। वो हमारा पुराना साथी है। हम भगवा डाकू के साथ गांव की तरफ चल पड़े। पुजारी देश पांडे एक तुंदील महिंद था जो एक विष्णु मंदिर का पुजारी था। मंदिर के पीछे कुछ कोठरियां खाली पड़ी थी। पुजारी सिद्धा के आगे बिछा जा रहा था। सिद्धा ने भगवा को इशारा किया। भगवा ने थैली में से कुछ रुपए निकालकर पुजारी को दिए। पुजारी की बाँछें खिल गईं। कोठरियों में चारपाइयां बिछा दी गईं। हमारे लिए पुजारी पूरियां और मिठाई ले आया। मुंह हाथ धोकर हमने भोजन किया। मैं और सिद्धा एक कोठरी में थे। एक रात यहाँ आराम से काटी। अगले रोज पुजारी देश पांडे सिद्धा के इशारे पर हमारे लिए कुछ पुराने मगर धुले धुलाए कपड़े ले आया। वो आम देहातियों के कपड़े थे। सिद्धा के लिए छापेदार निस्वारी और सुर्ख रंग की साड़ी थी जो सौराष्ट्र की देहाती औरतें पहना करती हैं। हमारे लिए कुर्ते, धोतियां और पगड़ियां थी। हमने कोठरी ही में नाश्ता किया और देहाती भेस बदल कर पैदल ही बड़ौदा जाने वाली पक्की सड़क की तरफ चल दिए। सिद्धा ने एक भरा हुआ छोटा पिस्तौल जरूर अपने कपड़ों में छुपा लिया था, जो उसने अपने डाकों के दौरान एक पटेल के घर से लूटा था। भगवा और दूसरे डाकुओं ने कांधों पर छोटी छोटी पोटलियां लटका रखी थी। मैं और सिद्धा मियां बीवी की हैसियत से आगे आगे चल रहे थे। सिद्धा ने हम में 60-60 रुपए तकसीम कर दिए थे ताकि जरूरत के वक्त हमारे काम आ सकें। सड़क से हमने लारी पकड़ी और बड़ौदा शहर पहुंच गए। सिद्धा के चेहरे पर नफरत की लकीरें उभर आईं। शहर की ऊंची इमारतों और कुशादा सड़कों पर भागती ट्रैफिक को देखकर वो आहिस्ता से बोली, रघु, इस शहर में मुझ पर बड़ा जुल्म हुआ है। मैं एक एक से गिन गिन कर बदला लूंगी।
प्रोग्राम के मुताबिक हमने बड़ौदा रेलवे स्टेशन के 3rd क्लास मुसाफिर खाने में एक कुली को रिश्वत देकर डेरा जमा लिया। हमने उसे बताया कि हम शहर की सैर को आए हैं, होटल में ठहरने के लिए इतने पैसे नहीं है। सिद्धा ने सारा प्रोग्राम पहले ही से तय कर रखा था। उसे अपने दुश्मन जेलर काटीकर की कोठी का पता मालूम था, जो जेल के पिछवाड़े एक खूबसूरत बागीचे में वाक़ थी। सिद्धा ने भगवा डाकू को शहर की तरफ रवाना किया कि वो जाकर मालूम करे कि जेलर काटीकर इसी शहर में है या कहीं बाहर गया हुआ है। 1 घंटे बाद भगवा ने आकर सिद्धा को खुशखबरी दी कि उसका दुश्मन अपने दफ्तर में ही मौजूद है। सिद्धा की आंखों में सुर्ख चमक भड़क उठी। वो फुनकारी, रघु, आज रात मैं अपने दुश्मन को नर्क में पहुंचा दूंगी, तुम मेरे साथ रहना। उसने तुम्हारी इज्जत पर डाका डाला है। मैं तुम्हारी आंखों के सामने उसका खून पीऊंगी और उसकी लाश को तड़पता देखूंगी। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अब मेरा इरादा उसके साथ इस खूनी मुहिम पर जाने का नहीं था, लेकिन मैं मजबूर था। सिद्धा का दिल नहीं तोड़ना चाहता था। यही सोचा कि गोली नहीं चलाऊंगा, सिद्धा अपना बदला ले ले। मैं रात के इस मार्गे के बाद मुंह अंधेरे रेलवे स्टेशन से ट्रेन पकड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना हो जाऊंगा। रात को मुसाफिर खाने में काफी रौनक थी। वक्त का पता ही न चला। रात के 11 बज गए, मगर रेलवे स्टेशन पर वही गहमा गहमी थी। बहुत बड़े शहर का रेलवे स्टेशन था। जब स्टेशन की घड़ी ने रात का 1 बजाया तो सिद्धा ने आंख से इशारा किया। वो उठी और मुसाफिर खाने के बड़े गेट की तरफ चल दी। मैं उसके पीछे पीछे था। भगवा डाकू भी थोड़ा फासला देकर हमारे पीछे था। शहर का बाजार सुनसान था। हमने एक रिक्शा लिया और उसे बड़ौदा की सेंट्रल जेल से एक चौक पहले छोड़ दिया। सिद्धा उस वक्त एक खूंखार डाकू लग रही थी। हम फुटपाथ पर एक दरख्त के नीचे अंधेरे में आकर छुप गए। सिद्धा ने सुनसान सड़क का एक जायजा लिया और सरगोशी में बोली, जेल की कोठी के बाहर पहरा लगा रहता है, रघु तुम उसे काबू कर लोगे। ये एक चैलेंज था जिसे मुझे कबूल करना ही पड़ा। सिद्धा मुस्कुराई। उसकी मुस्कुराहट में बड़ी खूंखारी थी। वो हमें लेकर दरख्तों के अंधेरे में आगे बढ़ी। सड़क के पार उसने इशारे से हमें जेलर की कोठी दिखाई। वहां पर अंधेरा छाया हुआ था। हमने भागकर सड़क पार की। हम जेलर की कोठी के बागीचे वाली छोटी सी दीवार के पास आ गए थे। मैंने देखा कि कोठी के गेट की जानिब एक पहरेदार स्टूल पर बैठा ऊँग रहा था। सिद्धा ने मेरे कान के पास मुंह लाकर सरगोशी की, इसे बैठा रहने दो, हम पीछे से जाएंगे। वो राक्षस जहां सोता है मुझे मालूम है, मेरे साथ आओ। सिद्धा ने अपने जहरीले सांप को हथेली में पकड़ रखा था। वो क्या करने वाली थी मुझे मालूम था। एक जगह से हमने दीवार फांदी और बागीचे की झाड़ियों में छुपकर आगे बढ़ने लगे। बागीचे के अकब में एक खिड़की में से बहुत ही धीमी रोशनी आ रही थी। खिड़की का एक पट ताजा हवा के लिए खुला रखा गया था। बागीचे में घुप अंधेरा था। सिर्फ खिड़की के पास नीचे घास पर जर्द सी रोशनी का गुबार पड़ रहा था। सिद्धा ने आहिस्ता से कहा, ये वो कमरा है। हम खिड़की के नीचे आकर बैठ गए। मैंने आहिस्ता से सर उठाकर खिड़की के खुले पट में से अंदर देखा। खिड़की पर लोहे की सलाखें लगी थी। अंदर दीवार के साथ 0 का बल्ब जल रहा था। एक बड़ा सा पलंग बिछा था जिस पर कोई आदमी सो रहा था। चादर उसके जिस्म से फिसल कर आधी नीचे लटक रही थी। अब सिद्धा सर उठाए उसे तकने लगी। मेरे कान में उसकी गुस्सीली फुनकार सुनाई दी, रघु यही मेरी इज्जत का डाकू है। ये बड़ौदा जेल का जेलर था। उसके पलंग के सरहाने के पास तपाई पर टेलीफोन रखा था। सिद्धा ने अपने सांप को आहिस्ता से चूमा। वो उसे सलाखों में से अंदर डालने ही वाली थी कि अचानक टेलीफोन की घंटी जोर से बजी। सिद्धा ने सांप को सलाखों में से अंदर फेंक दिया। ऐसा करने से उसका हाथ खिड़की के पट से टकराया और आवाज पैदा हुई। जेलर हेलो हेलो कह रहा था। आवाज सुनकर फौरन बोला, कौन है? फिर वो सांप सांप पुकारता पलंग से उठकर दरवाजे की तरफ दौड़ा। सिद्धा ने तमिल जबान में उसे एक भयानक गाली दी और पिस्तौल से यके बाद दीगरे 3 फायर कर दिए। फायर के धमाकों ने चौकीदार को खबरदार कर दिया। वो कोठी की तरफ भागा। 2 गोलियां जेलर को लग चुकी थीं और वो पेट पर हाथ रखे फर्श पर झुकता जला जा रहा था। मैंने सिद्धा का बाजू पकड़कर खींचा, भागो, मगर सिद्धा पर भूत सवार था। उसने एक और फायर कर दिया। ये गोली जेलर के कांधे पर लगी। वो चीख मार कर गिर पड़ा। हम बागीचे की दीवार की तरफ दौड़े। सिद्धा छलांग लगाकर दीवार कूद गई। मैंने छलांग लगाई तो फुटपाथ पर कुछ ऐसे जाविये से गिरा कि मेरे टखने में मोच आ गई। उठकर भागा, फिर गिर पड़ा। टखने में दर्द की टीसें उठ रही थीं। सिद्धा सड़क पार करके अंधेरे में भगवा डाकू की तरफ चली गई थी। मैं लंगड़ा कर सड़क पार कर रहा था कि अचानक मुझ पर 2 जानिब से टॉर्च की रोशनी पड़ी और फिर धड़ धड़ करते जेल के 4 पहरेदार मुझ पर टूट पड़े। उन्होंने एक हवाई फायर भी किया। उनके पास बंदूकें थीं। मैं अपने टखने के हाथों बेबस हो चुका था। हर तरफ शोर मच गया। बंगले की सारी बत्तियां जल उठी। वो पहरेदार थे या जेल के सिपाही, मुझे कुछ मालूम नहीं। उन्होंने मुझे काबू कर लिया। जिस तरफ सिद्धा भागी थी उस तरफ से पिस्तौल का एक फायर आया। शायद ये सिद्धा ने मुझे छुड़ाने के लिए किया था, लेकिन मैं दुश्मनों के चुंगल में फंस चुका था। एक आदमी ने सड़क के पार बंदूक का फायर छौंक दिया। वो मुझे घसीटते हुए कोठी के अंदर ले गए। उसके बाद उन लोगों ने मेरे साथ जो सुलूक किया उसका मैं कभी ख्वाब में भी तसव्वुर नहीं कर सकता। मैं मुख्तसरन अर्ज करूंगा कि जेलर शदीद जख्मी हुआ था। मैं पहले ही मशकूक, मफरूर और पुलिस और फौज को मतलूब था। रात को तो मैं जेल की एक कोठरी में बंद कर दिया गया।
सुबह हुई तो मुझे शनाख्त कर लिया गया। फौरन टेलीफोन खड़काए गए। 15 मिनट के अंदर अंदर एक समलाख चेहरे वाला मरहट्टा फौजी अफसर वहां आ गया। मेरा सारा रिकॉर्ड उसके पास मौजूद था। उसने वहीं खड़े खड़े मेरे बारे में दो टूक फैसला कर लिया था। उसने हुक्म दिया जब मैं उसके साथ जाऊंगा। वो मुझे बंद जीप में बिठाकर बड़ौदा के फौजी एयरपोर्ट पर ले गया। जहां एक 6 सीटर हरे रंग का फौजी हवाई जहाज रनवे की एक जानिब खड़ा था। मुझे उठाकर जहाज में डाल दिया गया। मेरे टखने में अभी तक दर्द हो रहा था और पांव भी सीधा नहीं कर सकता था। मैं यही समझा कि ये लोग मुझे अहमदाबाद के फौजी हेडक्वार्टर लिए जा रहे हैं। मरहट्टा फौजी अफसर पिस्तौल हाथ में लिए मेरी साथ वाली सीट पर बैठ गया। कॉकपिट में 2 फौजी पायलट पहले ही से बराजमान थे। जहाज के इंजन स्टार्ट हुए, पंखे गर्दिश करने लगे। जहाज ने रनवे पर रेंगना शुरू कर दिया। फिर उसने स्पीड पकड़ ली और उड़ान भर गया। मैं जहाज की खिड़की वाली सीट पर सर झुकाए बैठा था। मरहट्टा फौजी अफसर मेरे साथ वाली सीट पर इस तरह बैठा था कि उसका रुख मेरी जानिब था और पिस्तौल की नाली मेरे बाजू को छू रही थी। मैंने उसे कहा, यहाँ से मैं कहाँ भागा जा रहा हूँ, आप पिस्तौल नीचे कर लें। ये जुमला मैंने मरहट्टी जबान में कहा था। वो मुस्कुराया, मुझ पर एक तहर भरी निगाह डाली और बोला, अब तुम्हें फरार होने की हाजत बिल्कुल नहीं रहेगी। मैं उसका मतलब नहीं समझ सका था। जहाज जमीन से काफी बुलंदी पर आ गया था और शहर के ऊपर से होता हुआ शुमाल मगरिब की तरफ चला जा रहा था। फिर उसने सीट के नीचे से नायलॉन की एक रस्सी निकाली और मुझे सीट के साथ बांध दिया। मैं खामोश रहा और कर भी क्या सकता था। कभी सिधा का ख्याल आता, कभी अपनी हिमाकत पर अफसोस करता कि मैं क्यों सिधा के साथ इस अहमकाना मुहिम पर चला आया। बेहतर था कि उसे छोड़कर अहमदाबाद की तरफ रवाना हो जाता, मगर किस्मत में जो लिखा था वो तो होकर रहता है। इंडियन एयरफोर्स का ये 6 सीटर तैयारा अपना सफर तय कर रहा था। मुझे बांधकर मरहट्टा फौजी अफसर कॉकपिट की पिछली सीट पर बैठा पायलट और मावन पायलट से कुछ गुफ्तगू कर रहा था जो मेरी समझ में नहीं आ रही थी। वो बार बार खिड़की के शीशे में से नीचे देख रहा था। नीचे वीरान इलाका शुरू हो गया था। शहर हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। मैं तो यही सोचे बैठा था कि ये लोग मुझे बड़ौदा से अहमदाबाद लिए जा रहे हैं। जब 1 घंटे तक हवाई जहाज परवाज करता रहा और नीचे किसी शहर के आसार दिखाई न दिए तो मुझे कुछ तशवीश हुई कि ये लोग मुझे लेकर कहाँ जा रहे हैं। मैंने शीशे में से नीचे देखा। नीचे सहरा शुरू हो गया था। यकीनन ये राजस्थान का सहरा था। हवाई जहाज ने सहरा के ऊपर एक चक्कर लगाया। फौजी अफसर और पायलट में खुसर फुसर ज्यादा तेज हो गई। पायलट ने अंगूठे से नीचे की तरफ इशारा किया। मरहट्टा फौजी एकदम से सीट पर से उठकर मेरे पास आ गया। उसने मेरी रस्सी खोल दी और पिस्तौल की नाली मेरे कान से लगा दी। या अल्लाह खैर, ये लोग क्या करने वाले हैं। मावन पायलट भी अपनी सीट को छोड़कर हमारे पास आ गया। फिर उसने पायलट के साथ वाली दीवार में लगी हुई एक हुक को ऊपर उठाया और जहाज में तेज हवा का बगुला घुसाया। जहाज की दीवार एक जगह से थोड़ी सी ऊपर उठ गई थी। ये कोई खुफिया दरवाजा था। मरहट्टे फौजी ने पिस्तौल की नाली मेरी कनपट्टी पर दबाते हुए चिल्लाकर हुक्म दिया, बाहर कूद जाओ। मेरे ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। मौत मुंह फाड़े मेरे सामने खड़ी थी। हवाई जहाज की तकरीबन निस्फ ऊपर को उठी हुई दीवार में से नीचे छोटे छोटे सहराई टीले और जंगली झाड़ियों के निस्वारी धब्बे मुझे निगलने को तैयार थे। मरहट्टे फौजी अफसर का पिस्तौल मेरी कनपट्टी से लगा था। वो मुझे नीचे धक्का भी दे सकता था, लेकिन वो चाहता था कि मैं खुद बाहर छलांग लगा दूं। ये बड़ी अजियतनाक मौत थी। हवाई जहाज काफी बुलंदी पर उड़ रहा था। मुझे मालूम था कि अगर मैं बाहर कूद गया या जमीन पर धक्का दिया गया तो जमीन पर पहुंचने से पहले ही तेज हवा के थपेड़े मेरी खाल उड़ा देंगे। एक सेकंड के अंदर अंदर मेरे बचपन के सैकड़ों वाकयात मेरी आंखों में घुम गए। अब सिर्फ खुदा की जात ही मुझे मौत के मुंह से बचा सकती थी। फिर जहाज के इंजन में से एक भयानक चीख की आवाज आई और जहाज ने एक झकोला खाया। मैं और फौजी अफसर पीछे सीटों पर गिर पड़े। कॉकपिट में पायलट की घबराई हुई आवाज बुलंद हुई। फौजी अफसर हड़बड़ा कर उसकी तरफ लपका। मैंने देखा कि जहाज के एक हिस्से को आग लग चुकी थी। हवाई जहाज एक तरफ को छुप गया और तेजी से नीचे की तरफ जा रहा था। दोनों पायलट जहाज को कंट्रोल करने की सरतोड़ कोशिश कर रहे थे। मैं सीटों के दरमियान सहमा बैठा खुदा से अपनी जिंदगी की दुआएं मांग रहा था। देखते ही देखते दूसरे इंजन से भी दिलखराश आवाजों के साथ गाढ़ा स्याह धुआं निकलने लगा। फौजी अफसर और पायलट चिल्ला चिल्ला कर एक दूसरे को पुकार रहे थे। हवाई जहाज जमीन के करीब पहुंचकर एक बार फिर सीधा हुआ और ग्लाइडर की तरह एक तरफ को झुका झुका फिसलता गया। मैंने अपना सर घुटनों में दे दिया। फिर मुझे एक झटका लगा, जैसे किसी ने मुझे जोर से हवा में उछाल दिया हो। मेरी आंखें बंद थी और मैंने अपने सर को दोनों हाथों में पकड़ रखा था। फिर मैं रेत के एक टीले पर घनी झाड़ियों में गिर पड़ा। ये सब कुछ 1 सेकंड से भी कम अरसे में हो गया था। मैंने घबराहट में आंखें खोलकर सबसे पहले अपने जिस्म को देखा। मैं जिंदा था। मेरे हाथ पांव सर और जिस्म के बाकी आज़ा सलामत थे। किसी जगह से खून तक नहीं निकला था। मेरे कपड़े जरूर फट गए थे और बाएं जाने बाजू और टांग पर खराशियां आई थीं। खुदावंदे करीम ने मुझे हवाई जहाज के क्रैश होते ही फूल की तरह उठाकर बाहर झाड़ियों में रख दिया था। मैं झाड़ियों से बाहर निकल आया। रेत के टीले के करीब ही हवाई जहाज का मलबा धड़ाधड़ जल रहा था। उसके 2 टुकड़े हो चुके थे और दोनों में आग लगी हुई थी। स्याह धुएं के बादलों में सुर्ख शोले ऊपर को लपक रहे थे।